हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। सो हम लोग ने जैसे कल डिस्कस किया था, कल थोड़ा सिलेबस का एक ओवरव्यू हम लोगों ने लिया था, और फिर मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद मॉड्यूल डी एंड देन वी विल मूव टू ए बी सी। क्योंकि जो ए बी सी मॉड्यूल है वो सब क्या है, वो सब इंटरकनेक्टेड है, सो उसको हम बीच से नहीं ले सकते हैं। मॉड्यूल डी थोड़ा सा सेपरेटेड है मेन अकाउंटेंसी से, तो इसलिए हम लोग मॉड्यूल डी से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इससे अभी क्या होगा कि इसमें जो भी टॉपिक्स है वो इतने ज्यादा अकाउंटेंसी से रिलेटेड नहीं है, तो आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा इसके अंदर। ठीक है, सो इसलिए हम लोग मॉड्यूल डी से स्टार्ट कर रहे हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूल डी जो है उसमें हमारा यूनिट 29, जो फर्स्ट यूनिट है मॉड्यूल डी का 29, उसके अंदर हमारा है टैक्सेशन के बारे में सब कुछ। और इसमें जो मेन टॉपिक्स है इनकम टैक्स, टीडीएस और डेफर्ड टैक्स, ये तीन चीजों को हम लोगों को थोड़ा मतलब ये तीन चीजों के अलावा इनसे जो भी चीजें रिलेटेड है वो सब हमें इस चैप्टर के अंदर दिया हुआ है। अच्छी बात क्या है कि सिर्फ थ्योरी एंड न्यूमेरिकल इस चैप्टर के अंदर नहीं है। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं विद इंट्रोडक्शन। किसी को ऑडियो वीडियो या कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है, प्लीज बता दीजिए, फिर हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। मैम आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है मैम। अच्छा, yes, sir. एक मिनट। अभी देखिए, अभी ठीक है सर? अभी ठीक है या अभी भी स्लो आ रही है? नहीं मैम, आगे भी उसी तरह। ठीक है, चलिए सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो चैप्टर है सो उसमें जो इंट्रोडक्शन है, अच्छा ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज आज बता रही हूँ, बाकी सारे पीपीटीज में मेरा वही रूल फॉलो होगा। ये जो भी यहाँ पर आपको ये दिख रहा है ना, जो भी आपको मटेरियल कंटेंट, जो भी चीजें, ये सब आपके जो जीआईबी की बुक है उससे है। तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमने थोड़ा बहुत कुछ थोड़ा एक दो पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि जो बुक में नहीं दिए होते, तो थोड़ा इधर उधर से लेना पड़ता है। मतलब इसमें आपका बुक तो पूरी कवर हो ही रही है, उसके अलावा और अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट है तो वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, सो आपको अलग से फिर बुक से करने की जरूरत नहीं है कि आपको अलग से इन चैप्टर को आपको बुक से भी कवर करना पड़े, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। ठीक है, सिर्फ और ये जो पीडीएफ है, ये जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा, हो सकता है कल हो जाए या परसों हो जाए। सो अगर जितना भी टाइम लगेगा, 2-3 डेज मैक्सिमम लगेंगी, तो जो भी लास्ट डे होगा जिस दिन हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, सेम टाइम पे क्लास खत्म होते ही ये जो पीडीएफ है वो मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगी, तो आप लोग उससे रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, बीच में नहीं दे पाऊंगी, लेकिन जैसे ही चैप्टर खत्म होगा तो तुरंत मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, जैसे मैंने आप लोगों को कल प्रोवाइड किया था। ठीक है, चलिए सो देखिए, इंट्रोडक्शन जो है हमारा, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स क्या होता है। आप सब लोग सैलरी पर्सन है, सब लोगों को पता है कि इनकम टैक्स क्या होता है। आप लोग अपना आईटीआर भी फिल करते होंगे, इनकम टैक्स का भी आपको पता होगा, और वैसे भी आप लोग चालान वगैरह और ये सब चीजें भी फिल करते हैं। आपका ये आपका पार्ट ऑफ जॉब भी है। सो ये होता क्या है टेक्निकली, इसको हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, सुपरफिशियली सबको पता होता है इनकम टैक्स क्या होता है, टैक्स क्या होता है, बट मोर स्पेसिफिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इस चैप्टर के अंदर इसको कवर करेंगे। सो देखिए, इनकम टैक्स का मतलब क्या होता है। इनकम टैक्स जो है सबसे पहले तो किस चीज के ऊपर बेस्ड होता है। इनकम टैक्स का सीधा सा मतलब होता है हमारी इनकम पे लगने वाला टैक्स, जो कि हम किसको देते हैं, सरकार को देते हैं। जो भी मैंने पैसा कमाया, उस पैसे पे जो हम सरकार को टैक्स जमा कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं इनकम टैक्स। ठीक, सो ये जो इनकम टैक्स होता है ये बेस्ड होता है किसके ऊपर, एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल के ऊपर। मतलब जिस पर्सन की जितनी पेइंग कैपेसिटी है, जो भी उसकी पेइंग कैपेसिटी है उसके ऊपर ये बेस्ड होता है। मतलब जिसकी कमाई ज्यादा है वो ज्यादा टैक्स देगा, जिसकी कमाई कम है वो कम टैक्स देगा। सपोज अगर किसी पर्सन का जो इनकम है, टोटल इनकम, टोटल टैक्सेबल इनकम, वो अगर 10 लाख रुपए है और उसका जो टैक्स है लेट सपोज 2 लाख रुपीज अगर उसका आ रहा है, और अगर वहीं हम बात करें कि सपोज अगर किसी की इनकम जो है टैक्सेबल इनकम वो अगर सपोज 7 लाख है, तो उसका जो टैक्स है वो करीब करीब 1 लाख के, ये सब अप्रोक्सीमेशन है, सपोज उसका 1 लाख करीब आएगा। तो देखिए, इनकम ज्यादा है तो टैक्स भी ज्यादा, इनकम कम तो टैक्स भी कम। इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि जो हमारे नेशन की जो वेल्थ होती है उससे क्या हो जाता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। क्योंकि ज्यादा पैसे कमाने वालों से हम क्या करते हैं, ज्यादा कलेक्शन कर लेते हैं, और इस कलेक्शन से क्या करते हैं, फिर इस कलेक्शन को जो वेलफेयर स्कीम्स होती हैं उन पे अप्लाई करते हैं। यही तो करती है सरकार, हमारे पैसों से क्या करती है, इनकम टैक्स के पैसे से रोड्स बनाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, या जो हमारी जो और स्कीम्स होती हैं, जो जो भी हमारी वेलफेयर स्कीम्स होती हैं उनके अंदर पैसा लगाती है।
सो इससे क्या होता है, अल्टीमेटली एक रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है नेशन की वेल्थ का, ठीक, कि अमीरों से पैसा लेकर उस पैसे को जो पुअर जो सेक्शन है हमारी सोसाइटी का, उसको वेलफेयर स्कीम्स के थ्रू उनको बांट दिया जाता है एक तरह से, ठीक है। सो ये हमारा क्या होता है, एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है, ज्यादा कमाएंगे ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, और इससे क्या होता है, हमारे वेल्थ ऑफ नेशन का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, ठीक। दूसरी बात, दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो इसके अंदर ये होता है कि एक परमानेंट अकाउंट नंबर, आप सबको पता है ये क्या होता है, सबके पास अपना होगा भी पैन नंबर, और आप लोग सुनते भी होंगे कि इसका जो लिंकेज है वो कंपलसरी हो गया है, और ये लास्ट डेट पिछले 3-4 सालों से ऐसे चल रहा है कि ये लास्ट डेट है लिंक कराने के आधार से पेन को, और इस तरह से आप लोग करते भी होंगे इस काम को। सो जो पेन होता है हमारा परमानेंट अकाउंट नंबर, पेन नंबर जिसको हम बोलते हैं, ये क्या होता है, ये हमारा एक ऐसा आप कह लीजिए डॉक्यूमेंट होता है जो कि हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको इशू करता है, और इससे क्या होता है, इससे जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है उनको ट्रैक किया जाता है, ठीक। अब ये होता क्या है, ये 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिकल नंबर होता है, जैसे कि इसमें क्या होता है, पहले आपका ABCD ये आपके अल्फाबेट्स होते हैं, फिर 1 2 3 4 5 और फिर लास्ट में एक अल्फाबेट, ठीक है, ये इसका फॉर्मेट रहता है। एग्जाम में हो सकता है पूछ लें, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है। फर्स्ट 4 जो है वो आपके पहले अल्फाबेट्स होते हैं, फिर 5 न्यूमेरिक होते हैं, और फिर आपका लास्ट में एक क्या होता है, अल्फाबेट होता है, ठीक है। आई थिंक यही होता है, मैम 5 अल्फाबेट होते हैं, 5 अल्फाबेट होते हैं, 4 न्यूमेरिक होती हैं, 4 न्यूमेरिक होते हैं, लास्ट अल्फाबेट। ठीक ठीक ठीक, ओके ओके। और जो हमारा 5th अल्फाबेट जो होता है वो हमारे सरनेम का फर्स्ट लेटर होता है, ठीक है। ये चीज इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, हो सकता है पूछ ले, हो सकता है ना पूछे, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो ये कैसे होता है, ABC 5 आपके अल्फाबेट्स होते हैं, फिर उसके बाद 4 आपके न्यूमेरिक होते हैं, और एक लास्ट में आपका अल्फाबेट होता है। और ये वाला जो अल्फाबेट होता है वो आपका जो भी सरनेम होता है उसका फर्स्ट लेटर होता है, ठीक है। चलो फिर उसके बाद वाला क्या, कैटेगरी डिसाइड करता है, जो 4th वाला होता है वो कैटेगरी डिसाइड करता है, ये पर्सनल है, पर्सनल इंडिविजुअल है या फर्म का है, हाँ, या फर्म का है या कंपनी का है, पार्टनरशिप का, जी बिल्कुल, ठीक है। ये हमारा स्टेटस बताता है कि जो वो जिसका भी ये पेन नंबर है वो उसका स्टेटस क्या है, वो इंडिविजुअल का है या किसका है, ठीक। सो इस तरह से आप इन चीजों को याद रख सकते हो सकता है एग्जाम में पूछ लें। दूसरी चीज, जो पेन होता है, पेन नंबर जो है वो आपको अगर एक बार अलॉट कर दिया जाता है तो वो आपका अनइफेक्ट, मतलब चाहे फिर आपका नाम चेंज हो, एड्रेस चेंज हो विद इन इंडिया अगर होता है तो आपका, लेकिन पेन नंबर आपका चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा, ठीक है। आईटी डिपार्टमेंट ने क्या किया है, मैंडेटरी कर दिया है कि आपको अपने पेन से आधार को लिंक कराना। ये बहुत टाइम से ये चल रहा है, लेकिन अभी भी मतलब वो अभी भी अंडर प्रोसेस है ही। गवर्नमेंट फिर वो जब नहीं होते हैं सारे के सारे लिंकेज तो वो फिर और डेट को एक्सटेंड करते जा रहे हैं, ठीक है। सो इसके लिए उन्होंने क्या कर दिया, मैंडेटरी कर दिया है कि इन दोनों को आपको लिंक कराना कंपलसरी है। इससे क्या होगा, इससे जो कुछ भी जो फ्रॉड वगैरह है वो आपका क्या हो जाएगा, वो मतलब कुछ अगर इस तरह का फ्रॉड होगा तो पकड़ा जाएगा, ठीक है। चलिए फिर ये तो हो गया हमारा पैन नंबर, और किसके बारे में बात हो गई, पैन नंबर और हमारा इनकम टैक्स के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं इनकम टैक्स एक्ट के बारे में। अब देखिए कोई भी अगर रूल होता है या कोई भी टैक्स लगेगा तो उसका क्या होगा, उसका कोई रूल रेगुलेशंस का उसको कोई क्राइटेरिया होगा। तो जो हमारा इनकम टैक्स है उसका एक एक्ट है, इस एक्ट का नाम है इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो हमारे ये जो भी हमारे प्रोविजन है कि किस पर्सन से कितना टैक्स लेना है, कौन कौन लोग टैक्सेबल होंगे, कौन सी इनकम पे टैक्स लगेगा, कब नहीं लगेगा, इंडिया में कितना लगेगा, किस परसेंटेज से लगेगा, ये सारी की सारी चीजें हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट है उसके अंदर, जो हमारे इनकम टैक्स रूल्स है उसके अंदर 1962, और उसके अलावा हमारा जो बजट प्रेजेंट किया जाता है एवरी ईयर तो अब देखिए, अब ये जो है ना यहाँ पर थोड़ा सा भी क्या है, पहले तो फरवरी में ही होता था, फिर जब से ये जो हमारी गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट जब से आई तो उसके बाद से थोड़ा सा इन्होंने उसको और थोड़ा पहले कर दिया है, ठीक है। सो इसके अलावा 3 चीजों से हमारा ये जो इनकम टैक्स है वो गवर्न होता है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल्स 1962, और उसके अलावा जो हमारा हर साल जो फाइनेंस बजट जो पेश किया जाता है, जो बजट आता है उसके अंदर हमारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, कुछ अमेंडमेंट्स होते हैं कि जैसे आपने देखा होगा, सपोज अभी आपका 5% है, फिर उस परसेंटेज को बढ़ा के 10% कर देते हैं, या कुछ भी मतलब वो अमेंडमेंट जो भी करते हैं, सो वो भी इसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है।
तो इनकम टैक्स जो है हमारा, इनकम टैक्स के जो भी प्रोविजंस, रूल्स, रेगुलेशंस है, वो सब 3 चीजों से गवर्न होते हैं। नंबर 1 इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स और फाइनेंस बजट, जो कि हर साल पेश किया जाता है जो भी गवर्नमेंट होती है उसके थ्रू। ठीक है, फिर उसके अलावा ये तो होगा मेन पॉइंट्स। ठीक है, अब कोई भी पर्सन, एवरी पर्सन जो इंडिया में, ठीक है, जो भी इंडिया के अंदर पैसे क्या कर रहा है, कमा रहा है या उसको मिल रहा है, वो क्या होगा, वो इनकम टैक्स उसके दायरे में आएगा। ठीक है, ऐसे नॉन रेजिडेंट एनआरआईज जो आपके सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स ऑन देयर इनकम अर्न इन इंडिया, सपोज कोई एनआरआई है लेकिन उसने कोई पैसा इंडिया के अंदर कमाया, तो वो भी हमारे टैक्स के दायरे में, हमारे इनकम टैक्स एक्ट के दायरे में आ जाएगा। मतलब जो यहाँ के रेजिडेंट है वो तो एनी हाउ आएंगे ही आएंगे। उसके अलावा अगर कोई एनआरआई है, हमारे यहाँ का सिटीजन नहीं है, स्टिल वो भी पर्सन अगर उसने कुछ भी पैसा हमारे इंडिया के अंदर रहकर कमाया है या इंडिया के अंदर उसकी कोई प्रॉपर्टी थी, उससे अगर उसने कुछ भी अर्निंग की है, तो वो भी हमारे इनकम टैक्स एक्ट के दायरे में आएगा और उसको भी अपना आईटीआर जो भी डिटेल्स होंगी वो फुलफिल करना पड़ेगा। अगर टैक्स लगेगा तो उसको पे करना पड़ेगा, अगर एग्जाम्पशन होगा तो नहीं लगेगा, लेकिन डिटेल्स उसको देनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। उसके अलावा अब ये जो एक्ट है, एक्ट के अंदर क्या, ऑब्वियसली जो मैंने अभी आपको सारी चीजें बताई, एक्ट के अंदर सारी चीजें क्या क्या, जो जैसे आपका कंप्यूटेशन कैसे होगा इनकम का, एग्जाम्पशंस क्या, किन किन चीजों पे छूट मिलेगी, जैसे आपका जो आपकी फैमिली पेंशन होती है, फैमिली पेंशन तो अदर सोर्स में आ जाती है, जैसे जो हमारे जो आर्मी जो होते हैं, जो शहीद हो जाते हैं लोग, तो उनकी फैमिलीज को जो पेंशन वगैरह जो मिलती है तो वो एग्जाम्प्ट होती है। स्कॉलरशिप्स जो मिलती है, एजुकेशन स्कॉलरशिप जो मिलती है वो एग्जाम्प्ट होती है। और उसके अलावा एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5,000 रुपीज एग्जाम्प्ट होती है। तो ऐसे बहुत सारी ऐसी इनकम है जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, तो उनको एग्जाम्प्टेड इनकम बोलते हैं। तो वो कौन कौन सी है, वो इस एक्ट के अंदर आता है। डिडक्शंस, जैसे आप लोगों ने सुना होगा 80C, 80CCC, 80CCC, 80D जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, 80E एजुकेशन लोन के लिए। सो इस तरह से जो आप इनको बोलते हैं डिडक्शन। इसमें क्या होता है कि अगर आपने इन पर्टिकुलर एरियाज के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है या पैसा खर्च किया है, तो आपको क्या मिल जाएगी, आपको उतने की डिडक्शन मिल जाएगी। अगर सपोज आपने 1 लाख रुपए खर्च किया है, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख रुपीज इन किसी भी एरिया में आपने खर्च किया है, तो उसका लिमिट देखी जाएगी कि कितना अलाउड है, और टोटल आपका जो टैक्स है वो सपोज 10 लाख रुपए आ रहा है, और आपकी जो यहाँ पर आपने जो खर्चा किया है वो 1 लाख है, तो आपका वो 1 लाख यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो आपको 9 लाख रुपए पे टैक्स देना पड़ेगा, ना कि 10 लाख रुपए पे। तो इसको बोलते हैं डिडक्शन। एग्जाम्पशन इज अनदर थिंग, जब हम लोग अभी इसको आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेकिन ये दोनों जो चीजें होती है, एग्जाम्पशन और डिडक्शंस जो होती है, इनके अंदर फर्क होता है। और एक और चीज, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही टर्म्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम इसमें से क्वेश्चंस आए थे दोनों से, एग्जाम्पशन से भी क्वेश्चंस आए थे, डिडक्शन से भी क्वेश्चंस आए थे। इनकी लिस्ट है जो अभी नीचे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। सो इनकम का कंप्यूटेशन कैसे होगा, एग्जाम्पशंस क्या क्या होंगी, डिडक्शंस क्या क्या होंगी, टैक्स स्लैब्स क्या होंगे। टैक्स स्लैब्स आपने सुना होगा कि 0 to 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना, निल है। 2.5 से 5 तक अगर जो नया वाला जो स्कीम है उसके अंदर परसेंटेजेस अलग अलग है, ओल्ड रिजीम के अंदर जो परसेंटेज है वो अलग है, सो उनको टैक्स स्लैब्स बोलते हैं। उसके अलावा टैक्स लायबिलिटी का कैलकुलेशन कैसे होगा, फॉर्मेट क्या होगा रिटर्न्स का, जैसे आपके जो आईटीआर है वो फॉर्म 1 to 7 तक है, तो किस पर्सन के ऊपर कौन सा जो फॉर्म है वो एप्लीकेबल होता है। ठीक, तो ये सारी की सारी चीजें हमारे एक्ट के अंदर दिया हुआ है। ठीक, चलो। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं टीडीएस के ऊपर। अच्छा, इसके अंदर क्या किया है ना, इस चैप्टर के अंदर कोशिश की है कि जो भी बेसिक चीजें इनकम टैक्स से रिलेटेड, उन सबसे आप लोगों को अवेयर कराया जाए। बहुत ज्यादा डेप्थ में भी नहीं जाना है, लेकिन जो बेसिक नॉलेज है, जो नॉर्मली आप जो चीजें आप लोग डेली आपके आप कह लीजिए नॉलेज में आती हैं, या आपके पास कोई ऐसा पर्सन आता है जैसे टीडीएस, 10 नंबर, पैन नंबर, आपका टीसीएस, और आपका जैसे आपका ये होता है क्या बोलते हैं, आपके चालान वगैरह हो गए, या फिर आपका डिडक्शंस हो गए, 80C वगैरह हो गया, LIC प्रीमियम, ये सारी चीजें जो ये सब आप लोग डेली आप लोगों का ये पार्ट ऑफ जॉब है, तो ये सब चीजों की आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो उतना ही इनका जो टारगेट है ये चैप्टर पढ़ाने का, वो आपको इनकम टैक्स एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाना चाहते, वो सिर्फ आपको उतना इनकम टैक्स पढ़ाना चाहते हैं जी जितना कि आपका बैंक में इस्तेमाल होता हो। ठीक है, तो अगेन बहुत डेप्थ में भी नहीं जाना, लेकिन हाँ बेसिक सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक, सो फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा आता है टीडीएस। टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। क्या होता है ना,
और सपोज मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने 5 लाख रुपए कमाए और कमा के और अपना उनका ना तो उन्होंने कहीं अपना पेन नंबर दिया ना कहीं उन्होंने अपना आधार वगैरह लिंक कराया और ये 5 लाख रुपए कमाए और अपनी पॉकेट में रखे खर्च कर लिए, काम खत्म। ठीक है, और इनका जो टैक्स है वो सपोज 20,000 उनको टैक्स देना था, लेकिन क्योंकि वो आप कह लीजिए कि सर्विलेंस में नहीं आ पाए या कवरेज में नहीं आ पाए, कहीं पर भी उनका रजिस्ट्रेशन, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो जॉब करते थे, अनऑफिशियल रिकॉर्ड था उनका, मतलब कुछ भी इस तरह से हम उनको ट्रैक, वो हमारे ट्रैक के अंदर नहीं आ पाए सपोज, तो इस केस में क्या होगा, ये जो 20,000 रुपए का टैक्स है वो नहीं देगा। ठीक है, और ऐसा आप अगर देखेंगे, कभी आप गूगल कीजिएगा, टोटल जो भी हमारे असेसीज हैं जो कि टैक्सेबल जो टैक्स के दायरे में आते हैं, उसमें से अभी तो खैर परसेंटेज बढ़ गया जब से वो पेनल्टी वगैरह लगा दिया ना, 5,000 का पेनल्टी लगा दिया कि अगर आपने लास्ट डेट तक आईटीआर नहीं भरा और आप टैक्स, आपका जो अमाउंट है वो टैक्सेबल है, तो आपके ऊपर पेनल्टी है 5,000 रुपीज की, तो तब से तो थोड़ा परसेंटेज बढ़ गया। अदरवाइज पहले आपके पूरे टोटल लोगों में से सिर्फ 3% लोग ही अपना आईटीआर जो है फाइल करते थे। ठीक है, अभी ये परसेंटेज बढ़ गया है, लेकिन अभी भी कोई बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। ठीक है, अभी रिसेंट परसेंटेज मुझे अभी नहीं पता है, लेकिन अब ये जो परसेंटेज है वो थोड़ा बढ़ा, लेकिन मार्जिनली बढ़ा है, ऐसे नहीं कि पूरा 50% 60% हो गया, अभी भी कम ही है, लेकिन इस परसेंटेज से ज्यादा हो गया है। सो अब गवर्नमेंट ने क्या किया ना, गवर्नमेंट ने कहा कि अब ऐसे इन लोगों को ट्रैक करना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि जो इनको ये पैसा दे रहा है ना, जिसने इसको 5 लाख रुपए दिया है, वो कौन होगा, एम्प्लॉयर। अब वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का भी हो सकता है, ऑर्गेनाइज का भी हो सकता है। तो जो एम्प्लॉयर है या वो जो पैसा बांट रहा है का मतलब जो भी वो पैसा दे रहा है, पेमेंट कर रहा है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि आप उसी को पकड़ लो। अब उसको पकड़ने से क्या होगा, उसको कहेंगे कि देखिए आपके पास जितने भी एम्प्लॉयज, अब हम एक एक एम्प्लॉयज को कहाँ ढूंढेंगे, आप क्या कीजिए, अगर आपके पास 20 एम्प्लॉयज है तो उन 20 एम्प्लॉयज का आप क्या कीजिए, एक एस्टिमेट बनाइए कि भाई सपोज उस सारे जितने भी एम्प्लॉयज है उनका 20,000 अगर सपोज उनका टैक्स बैठता है, तो आप क्या कीजिए, उनको जो भी आप पेमेंट्स कर रहे हैं उसमें से 20,000 आप क्या करिए, उसी में से आप पैसा काट लीजिए, TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, की जहां जो सोर्स था ना, जहां से पैसा मिल रहा था वहीं पर ही टैक्स कट गया, सो दैट इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, कि जो सोर्स था पेमेंट का, वही गवर्नमेंट ने कहा कि इन्हीं से टैक्स ले लो। अब अगला, फिर अब मिस्टर ए जो है, अब सपोज अगर उसका जो टैक्स है वो फॉर एग्जाम्पल उसका होगा 16,000 रुपए, लेकिन हमने उनसे ले लिया 20,000 रुपए, तो वो क्या करेगा, 4,000 का हम उनको मना नहीं करेंगे, आप बिल्कुल अपना 4,000 का आप रिफंड ले लीजिए, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपनी आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, सो इस तरह से ये जो TDS है ये इसका कंसेप्ट होता है। ठीक, तो कोई भी कंपनी या कोई भी पर्सन जो पेमेंट कर रहा है उसको क्या करना है, उसको TDS करना है। अब ये जो TDS है वो कितना काटना है, इट विल डिपेंड अपॉन दी जो भी रेट प्रिस्क्राइब्ड है बाय दी IT डिपार्टमेंट, वो हमारा वो हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, जो हमारे प्रोविजन है TDS के, वो हमारे कुछ पेमेंट्स के ऊपर अप्लाई होते हैं, सबके ऊपर नहीं होते, जैसे कि सैलरी, जैसे आप लोग आप लोग जो FD का इंटरेस्ट देते हैं या अकाउंट के अंदर क्रेडिट करते हैं, तो TDS काट के करते हैं ना, कंफर्म कीजिए प्लीज इस बात को। यस मैम। अगर उनका फॉर्म 15 नहीं सबमिट होता है तो फिर उनका TDS काटते हैं हाँ ना, जी जी है ना। जी। अगर फॉर्म 15H होता है, आई थिंक, देखिए थोड़ा बैंक का मुझे नॉलेज कम है, तो आई थिंक 15H या G शायद, अगर मैं, नहीं मैम, सब पे कटता है, रेंट पे भी कटता है, सब पे। हाँ सब पे कटता है, लेकिन अगर आपका सपोज कोई जैसे सीनियर सिटीजन वगैरह होते हैं और अगर वो ये डिक्लेरेशन फाइल कर देते हैं ना कि भाई हमारा जो इनकम है वो टैक्स के दायरे में नहीं आती, तो उनका TDS नहीं कटता है। उनका 15H रहता है मैम। हाँ 15H हाँ उनका, 15, है ना। हाँ 60 साल से कम वालों को 15G और फिर 15 है 60 साल से ऊपर वाले। जी जी जी, यही दोनों फॉर्म होते हैं ना। ये G वाला जी किसके जी लिए होता है, मैम, 60 साल से कम वालों के लिए। ठीक है, 60 से 68 से लेस के लिए ये होता है, और H वाला हाँ। होता है सीनियर सिटीजन के लिए। हाँ जी ठीक जी। है, अबव 60। और ये आप लोगों को याद रखना है, हो सकता है सबको, वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन अगर फिर भी इसको प्लीज आप लोग इस पॉइंट को मार्क करके रखिएगा कि ये पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए। सो अगर कोई भी पर्सन 15H या G को फाइल कर देता है अपने जो भी उनका एप्लीकेबिलिटी होगी, ठीक है, तो उनका TDS नहीं कटता, लेकिन उसके अलावा सब लोगों का जो TDS है वो FD RD जो भी पेमेंट करता है, जैसे आप लोग भी जो पेमेंट्स करते हैं तो TDS काट के आप करते हैं। ठीक है, 10% जनरली रहता है FD वगैरह पे। तो सैलरी हो गया, इंटरेस्ट हो गया, कमीशन हो गया, ब्रोकरेज हो गया, डिविडेंड हो गया, प्रोफेशनल फीस, रॉयल्टी एक्सेट्रा,
सो इस टाइप की जो पेमेंट्स है उनके ऊपर जो टीडीएस के प्रोविजन है वो अप्लाई होते हैं। किसका कितना परसेंटेज होता है वो आपको नहीं देखना है, ठीक है। चलिए, सो उसके बाद वो पर्सन जो इस टीडीएस को डिडक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिडक्टर। ऑब्वियसली जो डिडक्ट कर रहा है डिडक्टर, और जिसका ये जो टीडीएस है वो डिडक्ट हो रहा होता है डिडक्ट ही बोलेंगे, ठीक है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी इस टीडीएस को, जो टीडीएस कटा है इस टीडीएस को जमा कराने की, डिपॉजिट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, सरकार को, डिडक्टर की होगी ऑब्वियसली, जिसने टीडीएस काटा है। अगर बैंक ने टीडीएस काटा है एफडी पे, तो बैंक उस अमाउंट को, जितना भी उसने टीडीएस काटा उसको वो कहाँ जमा कराएगा, सरकार को जमा कराएगा, ठीक है। तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हर एक डिडक्टर जो है, अगर हम सिर्फ इसको एक एक्सेप्शन है सेक्शन 194 IA, ये आई थिंक किसके लिए होता है, इंटरेस्ट के लिए होता है। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेंगे। सिर्फ एक इस वाले सेक्शन को छोड़ के बाकी के जो भी जो डिडक्टर है वो अमाउंट डिडक्ट करता है, तो उसको क्या करना पड़ता है, उसके लिए उसको 10 नंबर लेना होता है। मतलब बैंक का एक 10 नंबर भी होता है, तो जिसके पास 10 नंबर होगा वही टीडीएस को डिडक्ट कर सकता है। सिर्फ एक सेक्शन 194 IA जो है वो एक ऐसा सेक्शन है, अगर आप इस सेक्शन के अंदर टीडीएस काट रहे हैं तो आपको 10 नंबर की जरूरत नहीं है, अदरवाइज बाकी सारे केसेस में आपको 10 नंबर की जरूरत होती है अगर आप टीडीएस काट रहे हैं तो, ठीक। चलिए नेक्स्ट, टीडीएस जो होता है इट इज अ काइंड ऑफ एडवांस टैक्स। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, और इसमें आप मान के चलिएगा 100% यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा विदाउट एनी डाउट, ठीक है। और ये जितने पॉइंट्स हैं इन्हीं पॉइंट्स में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, दो भी पूछ सकते हैं लेकिन एक तो जरूर आएगा, और जितने पॉइंट मैंने लिखे हैं उतने ही आए, मतलब उसमें से ही आएगा, कुछ भी ऐसे आप ये थोड़ा पूछ सकते हैं आपसे 15H और G का, अदरवाइज जो पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं उतना ही रेलेवेंट है आपके लिए, ठीक है। तो टीडीएस क्या होता है, टीडीएस एक तरह का एडवांस टैक्स होता है। क्यों होता है एडवांस टैक्स भाई, क्योंकि हम वो टैक्स जो है वो हमारा पेबल होने से पहले हम उसको पे कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, एडवांस टैक्स हो जाएगा। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, डिडक्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका टीडीएस कट रहा है उसके लिए एक तरह से ये क्या हो गया, एडवांस टैक्स की वजह से एडवांस में टैक्स जमा कर दिया, ठीक है। और अगर वो क्या कर सकता है, जो भी उसका टैक्स पेड है वो रिफंड को क्लेम कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अपना ITR फाइल करना पड़ेगा। अगर उसको ऐसा लगता है ना कि उसकी टैक्स लायबिलिटी कम थी, टीडीएस ज्यादा कट गया, तो उसको रिफंड बिल्कुल मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए उसको रिटर्न भरना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज मुझे कंफर्म कर दीजिए, स्पेशली जो न्यू कैंडिडेट्स हैं, कि अगर आप लोगों को इतना जो जैसे भी मैं आपको बता रही हूँ वो अगर आप उसके साथ कंफर्टेबल हैं तो बताइए। अगर आपको कुछ लग रहा है स्पीड ज्यादा है या कुछ और आपको डिटेल में या और क्लैरिफिकेशन चाहिए, कुछ भी प्लीज मुझे कंफर्म कर दीजिए, क्योंकि फिर वही हम लोग पैटर्न फॉलो करेंगे थ्रू आउट द सिलेबस। मैम जी हाँ जी मैम, ठीक है आपका, बस ये है कि कोई भी चीज आपको लगता है इम्पोर्टेंट है तो उस पर ज्यादा फोकस कर देंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल वो आप अपने हिसाब से। जी बिल्कुल सर। तो वो मैं आपको भी बताते जा रही हूँ, जहां से क्वेश्चन 100% बनेगा वहां पर हाँ मैं लिखते जाऊंगी 100%, ठीक है। जी उसको जी आपको अच्छे से करना है, ठीक। चलिए, ओके। क्योंकि इससे अभी भी क्वेश्चन आया था टीडीएस से। चलिए फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब नेक्स्ट पॉइंट जो दैट इज टीसीएस, ये थोड़ा आप लोगों ने कम सुना होगा क्योंकि बैंक में इसका इतना ज्यादा यूज नहीं होता है, ठीक। चलिए अब इसको देखते हैं ये क्या होता है। इसको बोलते हैं टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, वो था टैक्स डिडक्टेड, यहाँ पर है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका, ये कौन करता है, टैक्स कलेक्टेड बाय द सेलर फ्रॉम द बायर एट द टाइम ऑफ सेल। ये कब होता है, ये एट द टाइम ऑफ सेल होता है। कौन कलेक्ट करता है, सेलर कलेक्ट करता है। किससे कलेक्ट करता है, बायर से, ठीक है। इसका एक सेक्शन है सेक्शन 206C इनकम टैक्स एक्ट स्पेसिफाई। अब उन्होंने क्या किया, इसके अंदर वो कैटेगरीज ऑफ गुड्स है कि भाई कितना परसेंटेज टीसीएस आपको काटना है, वो सब चीजें मेंशन है। हमारा जो भी हमारा इनकम टैक्स एक्ट है उसके अंदर मेंशन है इस वाले सेक्शन के अंदर कि भाई आप किस कैटेगरीज ऑफ गुड्स के ऊपर कितना परसेंटेज टीसीएस कटेगा, वो वहां पर मेंशन है। और वो हमें जानने की भी जरूरत नहीं है कि वो कितना है, क्योंकि वो तो पूरा लिस्ट है, वो हमारा पार्ट ऑफ कोर्स नहीं है। उसके अलावा अगर सपोज इफ द टैक्स कलेक्टर, जिसने वो टैक्स को कलेक्ट किया है, वो क्या है, वो रिस्पॉन्सिबल है कि उसको क्या करना करेगा, उसको टैक्स को कलेक्ट करना है। और अगर वो टैक्स कलेक्ट नहीं करता है, ठीक है, या फिर कलेक्ट कर लेता है और सरकार को जमा नहीं करता है, दोनों बात, या तो उसने कलेक्ट नहीं किया, एक बात, दूसरी बात, या फिर कलेक्ट कर लिया लेकिन पे नहीं किया, दूसरी बात यहाँ पर आ गई।
तो उन दोनों ही केस में क्या होगा, और जो भी ड्यू डेट्स है, इनकी ड्यू डेट्स होती हैं, वो ड्यू डेट्स ना अभी रिवाइज्ड बुक्स आएंगी ना, अभी इस वाले अटेम्प्ट के लिए दूसरी बुक्स आएंगी, तो उसमें ना कुछ चीजें जो हैं यहाँ पर 50 लाख वाली, तो ये लिमिट्स को ना मैं आपको वहां से अपडेट कराऊंगी। ठीक है, अभी तो ये क्योंकि पुराने वाले के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन अगर इन लिमिट्स में, इन फिगर्स में कुछ भी होगा तो वो मैं आपको अपडेट कर दूंगी। ठीक है, सो अभी जो भी हमारे पास पुरानी बुक के अकॉर्डिंग अवेलेबल, अभी हम उसी से करेंगे। सो जो भी ड्यू डेट्स होंगी, उन ड्यू डेट से पहले अगर आपने जमा नहीं कराया तो आपके ऊपर, किसके ऊपर, कलेक्टर के ऊपर, मतलब सेलर के ऊपर क्या लगेगा, उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 8% पर मंथ के हिसाब से। अगर उसको 10,000 रुपए टीसीएस कलेक्ट करना था और उसने नहीं करा तो उसको 1% पर मंथ के हिसाब से उसको टैक्स जमा, पेनल्टी जमा करनी पड़ेगी। ठीक है, अदर देन जो उसका टैक्स है वो तो देना ही देना है, लेकिन उस मतलब 10,000 प्लस 1% पर मंथ। ठीक, चलो नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, अच्छा एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो टीसीएस है ना वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एज कम, अगर आप मुझसे पूछे टीडीएस टीसीएस तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ पता होना चाहिए आपको। मैं ये नहीं कहूंगी कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आ सकता, ठीक है आ सकता है, लेकिन हाँ टीडीएस जितना इंपॉर्टेंट है नहीं है। अच्छा ये बात हो गई। दूसरी बात है, जो भी हमारा टैक्स कलेक्टर होता है उसको क्या करना पड़ता है, टैक्स कलेक्टर मतलब सेलर, तो जो भी सेलर होता है उसको क्या करना पड़ता है, उसको क्वार्टरली टीसीएस रिटर्न भरना पड़ता है। जैसे अब देखिए, अब आप लोग हैं, आप लोग अपना क्या भरते हैं, आप लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, आईटीआर बोल देते हैं। ठीक है, आप लोग जो इंडिविजुअल है वो आईटीआर फिल करते हैं, इंडिविजुअल या जो भी कंपनीज वगैरह हैं, तो आप अपनी इनकम पे आप टैक्स जमा कर रहे हैं तो आप आईटीआर फाइल करते हैं। लेकिन अगर आप टीसीएस भी कलेक्ट कर रहे हैं तो आपको टीसीएस रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा, जिस फॉर्म का नाम है 27EQ। 27EQ याद रखेंगे, इन रिस्पेक्ट ऑफ द टैक्स कलेक्टेड बाय हिम। जितना भी एक पर्टिकुलर क्वार्टर में उसने जितना भी टैक्स को कलेक्ट किया है, उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, क्वार्टरली टीसीएस रिटर्न भरना पड़ेगा कि भाई साहब मैंने इस पर्सन से इतनी अमाउंट के ऊपर इतना टैक्स कलेक्ट किया है और ये इतना मैंने आपको जमा कराया। तो ये सारी डिटेल्स, रिटर्न का मतलब क्या होता है, डिटेल्स को फर्निश करना, डिटेल्स को प्रोवाइड करना गवर्नमेंट। ठीक है, चलो दूसरी चीज, अब क्या होता है, अब जो टैक्स कलेक्टर है, टैक्स कलेक्टर मतलब जो सेलर है जिसने टैक्स को कलेक्ट किया है, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको एक टीसीएस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। किसको, परचेजर ऑफ द गुड्स को, बायर को एक टीसीएस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, इस बात का सबूत कि हाँ जी मैंने आपसे इतने पैसे लिए हैं। सो ये जो सर्टिफिकेट है, इस सर्टिफिकेट का फॉर्म का नाम होता है 27AD। और यहीं पर ही मैं आपको टीडीएस के फॉर्म का भी नंबर बता देती हूँ। टीडीएस का जो सर्टिफिकेट होता है, टीडीएस सर्टिफिकेट जो होता है उसको बोलते हैं 26AS। आप लोगों ने शायद सुना भी नहीं। 26AS होता है टीडीएस के लिए, टीसीएस के लिए होता है 27D। टीसीएस सर्टिफिकेट इज 27D। ठीक है, जो भी ये चीजें मैं यहाँ पर ऐड ऑन कर रही हूँ वो इंपॉर्टेंट है, उनको भी आपको ये मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगी, तो इसमें आप रिवीजन कीजिएगा, इस चीज को भी कंसीडर करें। ठीक है, सो टीसीएस सर्टिफिकेट जो इशू किया, ये किसको मिलता है, सर्टिफिकेट किसको मिलेगा, सर्टिफिकेट जिसका पैसा जा रहा है उसी को तो मिलेगा ना भाई। जिसके पैसे कटे उसको सर्टिफिकेट मिलेगा कि ठीक है भाई मैंने इतना पैसा जमा किया, आप मुझे रसीद दे दीजिए, एक तरह से रसीद हो गई है, रिसिप्ट हो गई। ठीक है, सो ऐसी टीडीएस में 26AS के अंदर होती है, टीसीएस में 27D के अंदर होता है। ठीक है, अगर और आप लोग है ना, जैसे इनकम टैक्स वालों को भी क्योंकि टीडीएस कटता है, जो लोग जैसे आप लोग का भी टीडीएस डिडक्ट होता होगा, तो वो जो टीडीएस होता है, अगर आप लोग चाहें, जो आप लोगों का जो ऑनलाइन पोर्टल है, जो हमारा ई फाइलिंग का ऑनलाइन पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल जो हमारा ई फाइलिंग करके जो है, आप लोग वहां पर अपना लॉगिन करके, ठीक है, वहां पर डिटेल्स में जाके आप अपना 26AS जो है उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। वहां पर आप देख सकते हैं कि आपका जो एम्प्लॉयर है उसने आपका किस डेट को कितनी अमाउंट के ऊपर कितना टीडीएस काटा है और उसने सरकार को जमा करा है या नहीं करा। अगर जमा करा होगा तो उसके ऊपर अपडेटेड होगा, नहीं किया होगा तो नहीं अपडेटेड होगा। ठीक है, चलो सो ये सारी चीजें हो गई। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं, एक नया सेक्शन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, गवर्नमेंट ने मतलब जो हमारा आईटी डिपार्टमेंट है उसमें एक नया सेक्शन आया है, सेक्शन 2061H। ये अक्टूबर 2020 के अंदर आया। इसके अंदर क्या है कि फॉर कलेक्टिंग टीसीएस फ्रॉम द बायर्स ऑफ गुड्स हु मेक अ पेमेंट ऑफ मोर देन 50 लाख, ऐसे बायर्स, ठीक है, ऐसे बायर्स ऑफ गुड्स जिन्होंने जो पेमेंट है वो करी है 50 लाख से ज्यादा,
मतलब उनका जो भी ट्रांजेक्शन हुई है ना, अगर उनकी ट्रांजेक्शन मोर देन 50 लाख है टुवर्ड द सेल कंसिडरेशन इन द फाइनेंशियल ईयर, तो इंट्रोड्यूस अक्टूबर फ्रॉम द बायर, ठीक है, कलेक्टिंग टीसीएस फ्रॉम द बायर्स ऑफ द गुड्स, ठीक है। तो जिन लोगों का भी जो अमाउंट है 50 लाख से ज्यादा, उनको ये टीसीएस सर्टिफिकेट जो मतलब उनका जो टीसीएस है वो कलेक्ट किया जाएगा उनसे, उससे कम वालों से नहीं किया जाएगा, ठीक है। 2061H, ठीक। फिर उसके बाद एक और सेक्शन आया है, वो सेक्शन देख लीजिए, ये 21 में आया है। ये इस सेक्शन का नाम है 206CA। ये जो है ये है आप लोगों का कि ऐसे लोग, ठीक है, ऐसे लोग जिन्होंने अपनी इनकम टैक्स को फाइल नहीं किया, जिन्होंने अपने रिटर्न को पिछले 2 सालों से जिन्होंने अपनी आईटीआर नहीं भरी है, किन्होंने, बायर्स ने। ऐसे बायर्स जिन्होंने पिछले 2 सालों से अपनी रिटर्न नहीं भरी है, तो उनसे जो टीसीएस का जो परसेंटेज है वो ज्यादा चार्ज किया जाएगा एज पर 206CA, ठीक है। ये नया सेक्शन है 221 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। चलिए 26AS वाला फिर से सर क्या बताना है, उसका डाउनलोडिंग का प्रोसीजर बताना है कि वो होता क्या है, ये बताना है। चलो जो नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग है वो है हमारी टीसीएस अंडर जीएसटी। अच्छा 26AS, जैसे कि अगर सपोज किसी पर्सन का, सपोज आप लोग हैं, ठीक है, आप लोग अपना इनकम टैक्स, आप लोग इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, इनकम टैक्स पे करते हैं, आपका टीडीएस डिडक्ट होता है। तो जब आप लोगों का टीडीएस जो भी आपका एम्प्लॉयर है वो टीडीएस डिडक्ट कर लेता है, तो उसके लिए वो आपको एक सर्टिफिकेट देता है। उस सर्टिफिकेट का नाम होता है 26A। जैसे फॉर्म होते हैं ना आप लोगों के, जैसे बैंक में हर चीज के लिए फॉर्म होता है, जैसे अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया था, फॉर्म 15G और H होता है डिक्लेरेशन के लिए, ठीक है। सो इसी तरह से हमारे इनकम टैक्स के भी कुछ फॉर्म्स होते हैं, तो उसमें जो फॉर्म टीडीएस का फॉर्म 26AS होता है, वो एक सर्टिफिकेट होता है जिसके अंदर सारी डिटेल्स मेंशन होती है टीडीएस की, कि आपका कितने अमाउंट के ऊपर, कितने इनकम के ऊपर कितना टीडीएस कौन सी डेट को डिडक्ट हुआ है और वो सरकार को डिपॉजिट हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है सर। चलो जो नेक्स्ट हमारी हेडिंग है दैट इज टीसीएस अंडर जीएसटी। अब क्योंकि अब आप देखिए, अभी हमने टीसीएस में हमने क्या पढ़ा, सेलर और बायर पढ़ा। अब सेलर और बायर किसका होगा, गुड्स का होगा। अब जहां गुड्स आएंगे तो वहां क्या आएगा, जीएसटी आएगा। अभी नेक्स्ट चैप्टर हमारा जीएसटी का भी है, ठीक है ना, तो वहां पर हम जीएसटी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी बस ऊपर ऊपर से हम लोग यहाँ पर टीसीएस से जीएसटी का क्या रिलेशन है बस उतना देखेंगे, बाकी जीएसटी नेक्स्ट चैप्टर में हमारा। ये जो इसके जो प्रोविजंस है ये हमारे इफेक्टिव हुए 1 अक्टूबर 2018 को। तो ये जो तीनों पॉइंट जो है ये एप्लीकेबल हुए हैं 1 अक्टूबर 2018 के बाद। इसमें देखिए क्या है, कोई भी डीलर या ट्रेडर जो क्या कर रहा है, गुड्स को ऑनलाइन बेच रहा है। जैसे कि सपोज आप एक सेलर और आप फ्लिपकार्ट या अमेजन के थ्रू आप अपना सेलिंग करना चाहते हैं, जैसे कि ज्यादातर सेलर्स आज के डेट में कर भी रहे हैं, मतलब उनका अपना आउटलेट भी है, अपनी शॉप भी है, और वो साथ साथ वो ऑनलाइन भी डाल रहे हैं। तो अगर कोई भी ऐसा डीलर या ट्रेडर है जो कि ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है या ऑनलाइन अपना सामान बेच रहा है, ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, वो गेट दी पेमेंट फ्रॉम दी ऑनलाइन। और उसको 1 रुपया भी अगर उसको ऑनलाइन मेथड, मतलब पहली बात तो पैसे मिलना तो छोड़िए, अगर उसको रजिस्ट्रेशन भी कराना है ना, तो उसके लिए भी उसको जीएसटी नंबर लेना, मतलब जीएसटी के अंदर उसको रजिस्टर कराना कंपलसरी है, ठीक है। और इसमें आपका क्या है, और उसको वो जो भी पैसा मिलेगा ना, सपोज उसको मिले 100 रुपए, तो ये जो 100 रुपए उसको मिलेगा वो आपका -1% करके ही उसको मिलेगा। और 1% उसका क्या मिलेगा, आईजीएसटी कटेगा 0.5 और ये 0.5 करके। जैसे अगर सपोज आईजीएसटी होगा और अगर वैसे वाला है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब ये होता क्या आईजीएसटी, ये सब नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि अगर कोई भी सेलर अपना सामान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू बेच रहा है, तो उसका जो टीसीएस है या उसका जो जीएसटी है वो कटेगा ही कटेगा 1%, ठीक है। दूसरी बात, उसको अभी जो टैक्स है ये उसको जमा कराना है टू द गवर्नमेंट बाय 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। सपोज फरवरी में उसने ये जो भी पैसा कमाया और उसने इतना आईजीएसटी के अंदर डाला, तो उसको 10th ऑफ मार्च तक उसको क्या करना है, इस अमाउंट को डिपॉजिट करना है विद द गवर्नमेंट, ठीक है। जो भी डीलर्स और ट्रेडर्स हैं उनको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन कराना है अंडर जीएसटी कंपल्सरी।
और किसके लिए ये ऑनलाइन वालों के लिए, यहाँ पर मेंशन नहीं किया पर मैं आपको बता रही हूँ ऑनलाइन वालों के लिए। तो अगर आप ऑनलाइन कुछ भी बेचना चाह रहे हैं तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। और वहीं अगर सपोज आपका फिजिकल आपकी शॉप है, मतलब आप ऑनलाइन नहीं करें और सिर्फ आपका एक फिजिकल आपका शॉप है, तो वहां आपके लिए फिर लिमिट है 20 लाख 40 लाख का। ठीक है, तो वो हम जीएसटी वाले चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे कि किन के लिए मैंडेटरी है किन के लिए नहीं है। यहाँ पर ये जो बात कर रहे हैं वो ऑनलाइन वाले की बात कर रहे हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट। अब हम लोग आते हैं इनकम टैक्स पेयर्स के ऊपर। अब इसके ना बहुत सारे नाम है, एग्जाम में या आपको कहीं पर भी आप देखेंगे तो बहुत सारे नाम से मिलेगा। इनको इनकम टैक्स पेयर्स भी बोलते हैं, इनको पर्सन भी बोलते हैं, पर्सन्स, इनको असेसीज भी बोलते हैं, और इनको क्या बोलते हैं, और इनको टैक्स पेयर बोलते हैं। ठीक है, सो ये होते कौन है, मतलब ऐसे लोग, ऐसे पर्सन या ऐसे असेसी। देखिए कोई भी ऐसा पर्सन जो टैक्स के दायरे में आता है उसको हम बोलते हैं असेसी। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, असेसी। हिंदी में इसको बोलते हैं करदाता। ठीक है, जो टैक्स के दायरे में आता है। जरूरी नहीं कि अब सपोज इसके ऊपर कोई पेनल्टी लगी तो भी वो असेसी है, ऐसा नहीं कि उसको टैक्स देना है तो ही वो असेसी है। ठीक है, चलो। सो अब ये होते कौन कौन है। नंबर वन, एन इंडिविजुअल, जैसे कि हम लोग हो गए। HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जैसे आप लोगों ने अभी शायद पढ़ा नहीं है, आप पढ़ेंगे सर। ये जो हमारा होता है ना हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसमें आपका एक कर्ता होता है, फिर उसके बाकी फैमिली मेंबर्स उसके मेंबर्स होते हैं। ठीक है, को पार्टनर्स बोलते हैं उनको। अगर आपने अभी इसको डिटेल में नहीं पढ़ा है तो ये आप लोगों का शायद पीपीबी में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पीपीबी में ये सब चीजें सर आपको बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। LLP क्या होता है, कंपनी, HUF, इंडिविजुअल, ये सारी चीजें वहां पर डिस्कस होंगी। ठीक है, सो इसलिए यहाँ पर मैं इनको बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर रही। स्टिल अगर सर के पढ़ाने के बाद भी कोई डाउट रह जाएगा तो आप लोग रिवीजन क्लास में पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलो। सो इंडिविजुअल जैसे हम लोग हो गए, HUF जो फैमिली बिजनेस होता है वो हो गया, कंपनी जो कंपनी होती है, फिर वो प्राइवेट या पब्लिक ऐसे भी हो सकती है। फर्म या LLP, फर्म आप लोग जैसे पार्टनरशिप फर्म हो गए। LLP क्या होता है, LLB भी एक तरह का पार्टनरशिप होता है, लेकिन उसको लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बोलते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, जो पार्टनरशिप, जो नॉर्मल पार्टनरशिप होती है उसके अंदर क्या होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का कंसेप्ट होता है। सो उसको अवॉइड करने के लिए एक नया कंसेप्ट लाया गया जिसको बोलते हैं LLP। तो अब नॉर्मल फर्म्स नहीं बनती, अब LLP फर्म्स बनती है, मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बनती है, कि जिसमें पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। इसको भी आप बहुत डिटेल में आप लोग पढ़ेंगे PPB के अंदर। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करके एक चैप्टर होगा, वहां पर आप लोग डिस्कस, वहां पे ये पूरा डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा आपका एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कुछ लोगों ने मिलकर अपना एसोसिएशन बनाया है। ठीक है, उसके अलावा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ये सब एक ही चीज होती है। ठीक है, चाहे फिर वो इनकॉर्पोरेटेड है या नहीं है। लोकल अथॉरिटी जैसे कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह हो गए। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ऐसे लोग जो कि क्या है, जो कि जुडिशियल पर्सन मतलब जिनके ऊपर केस किया जा सकता है, या जिनको टैक्स के लॉ के अंदर जिनको लाया जा सकता है। जैसे ये जो होते हैं ना हमारे, जैसे ट्रस्ट वगैरह हो, जैसे साईं बाबा ट्रस्ट हो गया, और ये हमारे इस तरह के जो ट्रस्ट होते हैं जैसे मंदिर हो गए, या इस तरह के जो भी मतलब ये सब आपके इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, जुडिशियल पर्सन के अंदर। सो ये सारी चीजें यहाँ पर मैं डिस्कस इसलिए नहीं कर रही क्योंकि ये हमारा इनकम टैक्स में आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, और PPB में ये पूरा डिटेल में, अगर वहां पर नहीं होता तो मैं जरूर आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, चलो। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं इनकम हेड्स, इनको बोलते हैं। ठीक है, इनकम हेड्स क्या होता है, हमारा जो इनकम टैक्स है ना, हमारे इनकम टैक्स में इनकम को उन्होंने कहा है कि इनकम सिर्फ 5 तरह की हो सकती है। क्या क्या हो सकते हैं वो 5 टाइप। नंबर 1, सैलरी, कि या तो कोई पर्सन सैलरी से पैसा कमा सकता है, पेंशन भी इसी के अंदर आएगा। ठीक है, दूसरा उनका कहना है कि भाई या फिर कोई पर्सन जो है वो पैसे कमा सकता है हाउस प्रॉपर्टी से, मतलब उसका अपना रेजिडेंशियल हाउस है, अपना पर्सनल घर है उसका, और वो उसने उसको उसका अपर पोर्शन या उसका एक हाफ पोर्शन उसने किराए पे दिया हुआ है, सो उसको बोलेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई बिल्डर हूँ, ठीक है, और तब मेरा जो तब मैंने एक पूरी बिल्डिंग बना के उसको रेंट पे चढ़ाया हुआ, तो वो मेरा हाउस प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आएगा, वो मेरा बिजनेस बन जाता है। सो इन दोनों में डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है, अगर डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। अगर मेरा रेजिडेंशियल हाउस है, रेजिडेंशियल हाउस का मतलब जिसमें मैं भी रहती हूँ या रह सकती हूँ, ठीक है, जो कि कमर्शियल बिल्डिंग नहीं है, तो तब आपका उससे अगर आपको कोई किराया मिल रहा है, जैसे नॉर्मल आप लोग देखते होंगे, सपोज आप लोग कभी अगर जिन जिन लोगों का अपना घर होगा और आपने अपने घर का कोई एक यूनिट या हाफ पोर्शन है, जितना भी पोर्शन किराए पे दिया हुआ होगा,
और वहां से आपको जो इनकम आ रही है तो वो इनकम जाएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर। ठीक है, दो बातें हो गई। तीसरा जो कैटेगरी जो तीसरी कैटेगरी की जो इनकम हो सकती है वो हो सकती है या तो बिजनेस से। आप बिजनेस, आप लोगों को पता है बिजनेस कुछ भी हो सकता है। बिजनेस के अंदर इंक्लूड किया जाता है प्रोफेशन को, जैसे कि आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, आपके डॉक्टर्स हो गए, आपके और जो भी आपके जो भी प्रोफेशन जैसे आपके लॉयर्स हो गए, लॉयर्स और आपके अकाउंटेंट्स या और कंसल्टेंट्स जो होते हैं। ठीक है, सो ये सब हमारे क्या होते हैं, ये सब प्रोफेशन के अंदर आता है। ठीक, प्रोफेशन उस बिजनेस को बोलते हैं जिसके लिए आपको कोई पर्टिकुलर, आपको कोई डिग्री या कोई पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोफेशन बोलते हैं। तो अगर आप कोई पर्टिकुलर डिग्री लेकर, जैसे सीए की डिग्री हो गई, ठीक है, जैसे डॉक्टर की डिग्री हो गई, और जैसे लॉयर की डिग्री हो गई, और आपकी और भी बहुत सारी होती है, तो स्पेसिफिक किसी डिग्री को लेकर अगर आप कोई अपना काम, आपका कोई क्लिनिक है, आपका कोई ऑफिस है, आपका कोई फर्म है, तो वो आपका प्रोफेशन की कैटेगरी में आएगा। और अगर उसके अलावा अदर देन कोई बिजनेस है तो वो बिजनेस की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, फोर्थ कैटेगरी होती है कि आपको कहाँ से इनकम हो सकती है, कि आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच दी। ठीक है, प्रॉपर्टी के अंदर कुछ भी आ सकता है, आपने अपना कोई प्लॉट, आपने अपना कोई घर, आपने अपनी कोई ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी, या कोई भी आपने ऐसी कोई चीज। अच्छा, यहाँ पर फर्क होता है एप्रिशिएबल डेप्रिशिएबल, हालांकि इतना आप लोगों को डिटेल में जानने की जरूरत है, बट फिर भी अगर नीड लगेगी ना कहीं पर तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो कैपिटल गेन का मतलब अगर कोई आपकी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बेच के अगर आपको कोई इनकम हो रही है तो उसको वो कैपिटल गेन की कैटेगरी में आता है। ठीक है, उसके अलावा अब फिर इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि ये चार को तो हमने स्पेसिफाई कर दिया, अब इसके अलावा अगर और कोई भी इनकम है तो वो जाएगी अदर सोर्सेज के अंदर। तो जो अदर सोर्स होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम इंक्लूसिव हेड बोलते हैं। इंक्लूसिव हेड का मतलब इसके अंदर वो सारी चीजें जो ऊपर वाली कैटेगरीज में नहीं आएंगी वो सारी इस कैटेगरी के अंदर आ जाएंगी। जैसे कि एग्जांपल, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना केबीसी खेलते हैं, तो जब केबीसी खेलते हैं तो वहां से जो भी अमाउंट मिलती है कंटेस्टेंट्स को, जो भी प्लेयर जो भी खेलते हैं, वो जो भी प्राइज जीतते हैं, तो उसका जो भी पैसा मिलता है ना, वो जो पैसा है वो उनके अदर सोर्स हेड में जाके टैक्सेबल हो जाता है, उसके ऊपर 30% फ्लैट टैक्स लगता है। ठीक है, सो ये आपका कहाँ जाता है, अदर सोर्स में। उसके अलावा जैसे आप लोग का, जैसे हम लोगों का सेविंग अकाउंट होता है ना बैंक में, तो जो सेविंग अकाउंट से वो अभी आ गया, हाँ जी, तो जो सेविंग अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट में जो हमें ब्याज मिलता है, जैसे सपोज हम लोग सबका सेविंग अकाउंट होता है बैंक में, तो उसमें जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो भी आपका अदर सोर्स के अंदर जाता है। ठीक है, एफडी वगैरह का जो भी मिलता है वो भी आपका अदर सोर्स के अंदर जाता है। ठीक है, अच्छा, और इसके अलावा ठीक है, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें, जैसे सपोज आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है तो वहां से आपको डिविडेंड मिल रहा है, अदर सोर्स में जाएगा। आपने कहीं और इन्वेस्टमेंट किया, म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, या कहीं और इस तरह का आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वहां से अगर आपको ब्याज मिल रहा है या जो भी आपको सोर्स ऑफ, जो भी आपको इनकम मिल रही है, तो वो आपकी अदर सोर्स के अंदर जाएगी। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर है। अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी स्पीड ज्यादा है, अगर सबको ऐसा लग रहा है तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, थोड़ा स्लो कर लूंगी मैं। ठीक है मैम, कोई मैम दिक्कत थोड़ी नहीं। सी स्पीड ज्यादा है। थोड़ी स्पीड ज्यादा है, ठीक है। चलिए, उसके अलावा और यहाँ तक क्लियर है। चलिए, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं इनकम्स नॉट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम, जिसको कि हम बोल देते हैं एग्जम्पशन। यहाँ से 100% क्वेश्चन आता है। ठीक है, यहाँ पर भी मैं इंपॉर्टेंट और 100% लिख रही हूँ, तो वो आपको फिर उसको आपको अच्छे से करना है। ठीक है, अच्छा, अब ये कहाँ लिखा है कि भाई इनकम्स नॉट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम का मतलब, देखिए दो चीजें होती हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, हो सकता है पहली बार में ना समझ में आए, लेकिन कोशिश कीजिएगा। ठीक है, दोबारा बता दूंगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आप लोग को सबको पता है कि भाई सबका जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं, जो भी पीएसबीज वगैरह में, जैसे आप लोग सब हैं, गवर्नमेंट है या पीएसबीज है, तो आप लोगों का पीएफ डिडक्ट होता है। ठीक है, मतलब एनपीएस, किसी का एनपीएस में या प्रोविडेंट फंड में, जिस जिस एरिया में भी होता होगा,
तो ये जो पीएफ होता है उसके अंदर दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है आपका, एक में तो आपका खुद का सेल्फ कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, एक में आपका जो एम्प्लॉयर होता है वो कंट्रीब्यूशन देते हैं, ठीक है। सपोज फॉर एग्जांपल आप अपना कर रहे हैं 10,000 रुपए, ठीक है, और एम्प्लॉयर भी सेम अमाउंट कर रहा है 10,000, ठीक। और आपकी जो सैलरी है, सैलरी आप मान लीजिए आपका है 70,000 सैलरी, ठीक है। अब ये जो 10,000 कटेंगे ये तो इस 70,000 में से ही कटेंगे ना, जो आप सेल्फ कंट्रीब्यूशन करेंगे, क्योंकि ये ग्रॉस की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, ग्रॉस सैलरी। तो नेट सैलरी फिर बाद में आती है ना, सब डिडक्शंस होने के बाद कि भाई आपने इतना आपका पीएफ में चला गया, इतना आपका जीआईएस या जो भी आपके हेल्थ स्कीम या जो भी चीजें आपने ले रखी होंगी उन सब में जाने के बाद, या जो भी आपका सपोज कुछ फैसिलिटीज का भी डिडक्ट होता है ना, अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग होता है, जो भी आपको सर्विसेज मिलती है उनके अकॉर्डिंग कुछ कुछ डिडक्ट होता है, जैसे फोन का या ट्रैवलिंग अलाउंस या जो भी कुछ होता होगा। तो सपोज आपका ग्रॉस सैलरी 70,000 है, तो उसके अंदर ये जो 10,000 है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है। लेकिन ये जो एम्प्लॉयर 10,000 रुपए जो आपके इसमें क्या बोलते हैं कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है, ये इसके अंदर क्या है, ये इसके अंदर सपोज इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि उसमें वो क्लियरली आपको बता देते हैं कि ग्रॉस में इंक्लूडेड है या नहीं है। तो अगर ये इंक्लूडेड नहीं है तो आप क्या करेंगे, इसमें 10,000 को आप ऐड करेंगे, तो आपकी सैलरी कितनी बन जाएगी फिर 80,000, ठीक है। तो ये आपकी 80,000 और इसमें से ये जो 10,000 है वो एम्प्लॉयर का। तो अब जब आप डिडक्शन लेंगे लास्ट में, ये आपको 80C के अंदर इसकी डिडक्शन मिलती है, लेकिन डिडक्शन किसकी मिलती है, सेल्फ कंट्रीब्यूशन की मिलती है, ठीक है। तो जो सेल्फ कंट्रीब्यूशन है वो आपका 10,000, तो वो लास्ट में आपका क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो ये एक्चुअल में हुआ क्या, ये जो 10,000 है यहाँ पर ऑलरेडी इंक्लूडेड था, या आप एक काम कीजिए, एम्प्लॉयर वाला आप हटा दीजिए, ठीक है, एम्प्लॉयर वाले को आप मत कीजिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, क्योंकि वो उसके लिए और चीजें हमें समझनी पड़ती है, क्योंकि हमारा पार्ट ऑफ कोर्स नहीं है तो उसको हम नहीं डिस्कस करेंगे, कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है। अब सपोज आप अपना पीएफ डिडक्ट करा रहे हैं 10,000, तो ये जो 10,000 है वो आपका आप इस 70,000 की सैलरी में से ही कराएंगे। तो अब क्या होता है, ये जो आपको 10,000 की जो डिडक्शन आपको मिलेगी 80C के अंदर, तो ये आपका क्या होगा, ये बाद में जाके जब आपके टोटल इनकम आप लोग सब कैलकुलेट कर लेंगे, तो उसके बाद जो भी आपकी यहाँ पर अमाउंट आ रही होगी उसमें से फिर आप क्या करेंगे 10,000 का, कि भाई मैंने पीएफ में या पीपीएफ आप मान लीजिए, सपोज कोई भी पीएफ में पीपीएफ भी आ सकता है आपका, जो भी और जो भी पीएफ कटता होगा, तो वो आप लास्ट में आप उसको माइनस करेंगे। पहले वो ऑलरेडी आपकी सैलरी में इंक्लूडेड होगा, फिर लास्ट में आप उसको माइनस करेंगे, तो इसको बोलते हैं डिडक्शन। डिडक्शन का मतलब होता है कि पहले वो उसमें इंक्लूडेड है, फिर हम उसमें से डिडक्ट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, हटा रहे हैं। सो ये तो होती है डिडक्शन 80C और ये। लेकिन ये चीजें, अब सपोज आपको ना, आप जॉब कर रहे हो, उसके अलावा ना आपने कोई एग्जाम क्रैक किया, कुछ किया, उसके लिए आपको स्कॉलरशिप मिली सपोज, ठीक है, आपको स्कॉलरशिप मिली, तो ये जो स्कॉलरशिप है वो आपको मिली 10,000। तो ये जो 10,000 रुपीज है ना, ये आपके यहाँ पर ग्रॉस सैलरी में इसको ऐड नहीं किया जाएगा, ठीक। इसीलिए इसको बोलते हैं इनकम्स नॉट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम, ऐसी इनकम जिसको इंक्लूड ही नहीं किया जाता। और जो डिडक्शंस होती है जैसे 80C, ये पीएफ वगैरह में जो आप कंट्रीब्यूट करते हैं, या जो हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह आप लेकर रखते हैं, ये आपके बाद में डिडक्ट होते हैं टोटल इनकम निकलने के बाद। लेकिन ये वाली जो इनकम है जिसको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, वो तो काउंट ही नहीं होती, आप वो सैलरी का पार्ट ही नहीं बनते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर हो रहा होगा, और अगर नहीं भी हो रहा होगा तो कोई इशू नहीं है, इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको कंसेप्ट आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि इनको हम बोलते हैं एग्जाम्पशन, जो पहले से एग्जाम्प्टेड है उनको आपको काउंट ही नहीं करना है। तो ये सारी की सारी चीजें, ये आपकी जो इनकम्स है, ये आपकी सेक्शन 10 ऑफ आईटी एक्ट के अंदर आती हैं। अगर आप इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 10 खोल के देखेंगे तो उसमें आपको बहुत एक लेंदी से एक लिस्ट मिलेगी, उस लिस्ट के अंदर वो सारी चीजें मेंशन होंगी जिन जिन को आपको जो आपका सैलरी का पार्ट नहीं बनेगा, और आपको फिर जब सैलरी का पार्ट ही नहीं बनेगा तो टैक्स ही फिर कहाँ से देना है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, अच्छा एक और, अब यहाँ पर डिडक्शन और एग्जाम्पशन में एक और डिफरेंस होता है, क्योंकि ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका डिफरेंस भी आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर सपोज आपने जो पीएफ है ना, आपने अपना टोटल पीएफ जो है वो पूरे साल में सपोज आपने 2 लाख रुपए डिडक्ट कराया, आपकी चॉइस होती है ना, आप कितना भी अपना पीएफ डिडक्ट करा सकते हैं। सपोज आपने पूरे साल में 2 लाख डिडक्ट करा लिया, लेकिन गवर्नमेंट की लिमिट क्या है, 1.5 लाख। तो आपका जो माइनस होगा ना, वो आपका पूरा माइनस नहीं होगा, वो आपका जितनी लिमिट है डिडक्शन की उतना ही माइनस होगा। तो सिर्फ आपको 1.5 लाख की छूट मिलेगी, पूरे 2 लाख की नहीं मिलेगी। लेकिन एग्जाम्पशन के केस में क्या होता है कि जितनी भी इनकम है वो पूरी एग्जाम्प्ट हो जाएगी, ठीक है। चलो, सो एग्जाम्पशन का मतलब
ऐसी इनकम जिसको टोटल इनकम का पार्ट ही नहीं बनाना है, ये सेक्शन 10 ऑफ आईटी एक्ट के अंदर आते हैं। इनके एग्जांपल्स हैं लाइक एग्रीकल्चर इनकम, वैल्यू ऑफ ट्रेवल कंसेशन, आपका ग्रेचुटी। अच्छा, इन सब में क्या है ना, इन सब में एक लिमिट है कि किस लिमिट तक आपका क्या है वो एग्जाम्प्ट होगा। ठीक है, इसमें आपका क्या है, लिमिट है, ये इस लिमिट तक आपको इंक्लूड ही नहीं करना है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको इंक्लूड तो सारा करना है, लेकिन डिडक्शन आपको सिर्फ जितना अलाउड है उतनी मिलेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जितना एक्स्ट्रा बस उसको आपको इंक्लूड करना है, बाकी का पूरा एग्जाम हो जाएगा, कोई आपको उसको शो भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक, उसके अलावा जैसे अगर सपोज आप वीआरएस लेते हैं या फिर रिट्रेंचमेंट होता है, या जैसे अगर जॉब से अगर निकाल दिया जाता है, सो उससे भी जो आपका अमाउंट है, इसमें भी आपका 5 लाख करके एक लिमिट है। ग्रेचुटी में आपका आई थिंक 20 लाख लिमिट हो गई, हालांकि इन लिमिट्स की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, स्कॉलरशिप वगैरह, तो ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे हैं ऐसी इनकम जो कि क्या है, एग्जाम्प्टेड है, जो कि हमारी टोटल इनकम का पार्ट ही नहीं बनाना है जिनको। ठीक, यहाँ तक ही आज हम लोग यहाँ तक ही करेंगे, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक है ये आपका 200% इंपॉर्टेंट है। 200% का मतलब है कि यहाँ पर मोर देन 1 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। इस बार भी करीब करीब 3 क्वेश्चन यहाँ से इस वाले स्लाइड से पूछे गए। ठीक है, सो इसको क्योंकि ये थोड़ा सा इसको डिटेल में डिस्कस करना है, तो इसलिए इसको हम लोग कल करेंगे। ठीक है, सो यहाँ तक का जो भी पार्ट है वो आप वीडियो से रिवाइज कर लीजिएगा, और इस चैप्टर को हम यहीं से कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और कल से थोड़ा सा मैं ध्यान रखूंगी, थोड़ा सा स्पीड